आ गए सब लोग। लास्ट टाइम क्या चल रहा था, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बता दिया था मैंने, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन बनता है। कितने स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में? 3 स्टेप। पहला स्टेप कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेप अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। पहला स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन और दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड क्या है? सिक्रेशन, ठीक है। ये 3 स्टेप में जाकर के यूरिन बनता है। तो पहले जानकारी होनी चाहिए कि यूरिन में क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन में मैक्सिमम क्या है? वाटर है, मैक्सिमम वाटर 95। यहाँ लिखेंगे वाटर कितना है? 95% है। 95% यूरिन में वाटर है। समझ जाएगी तुम लोग। और कोई चीज है? 95% क्या है यूरिन में? वाटर। यूरिन का कंपोजिशन बता रहे हैं। इसके बाद में वाटर के अलावा रहेगा यूरिया। 2 से 3% में क्या है? यूरिया, ठीक है। मेन नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। इसके बाद में थोड़ा सा यूरिक एसिड भी होता है। यूरिक एसिड है ये बहुत लेस होगा, ठीक है। और क्या होगा यूरिन में? एक पिगमेंट रहता है, उसको बोलते हैं यूरोक्रोम, जिसकी वजह से यूरिन का कलर स्लाइटली येलोइश होता है। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम पिगमेंट है। और क्या होगा इसमें? कुछ सॉल्ट्स होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। सॉल्ट्स होंगे, आयंस होंगे, कुछ सॉल्ट्स हैं और आयंस हैं। सॉल्ट्स कौन सा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यूरिन का पीएच कैसा होता है? एसिडिक। पीएच लिखेंगे यहाँ पर, तो पीएच है एसिडिक का मतलब स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली का मीनिंग हल्का एसिडिक होता है। 6 पॉइंट कितना होता है? 6.0 या 6.2 भी होगा इसमें, ठीक है। 6.2 pH, नियर अबाउट इतना pH। तो यूरिन का कलर येलोइश होता है ड्यू टू द यूरोक्रोम पिगमेंट, इसकी वजह से यूरिन येलोइश होता है। अब देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर दिमाग में हमसे सेट हो गया है तो समझ में आएगा, ठीक। कल मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये किस तरीके से ये बोमिन कैप्सूल है, यहाँ पर क्या क्या चीजें फिल्टर होकर आ जाती हैं, इसमें से क्या क्या फिल्टर होता है, ठीक। कितना एक किडनी के अंदर कितना फिल्टर रेट बनता है? 125 ml। कितना ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए? 1100 to 1200 ml ब्लड आता है। 1 मिनट में इतना ब्लड आता है एक किडनी में फिल्टर होने के लिए। इसका 650 ml अगर देखा जाए तो इसका प्लाज्मा पोर्शन है, तो उसका 20% फिल्टर होता है। 125 फिल्टर रेट बनता है वो 125 ml पर मिनट। एक दिन में देखेंगे तो 180 लीटर फिल्ट्रेट बनेगा, यूरिन बनेगा, बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन सारा यूरिन नहीं बनता, 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, 1% में यूरिन बनता है। 1% कितना होता है? लगभग 1.5 लीटर के आसपास यूरिन होता है, 1 से 1.5 लीटर। समझ में आया? अब यहाँ से क्या चीज फिल्टर होकर के आ जाएगी? यहाँ 3 मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 मेम्ब्रेन होती है, ठीक। क्या चीजें फिल्टर होकर आ जाएंगी बताएंगे। इस फिल्ट्रेट में क्या रहेगा? फिल्ट्रेट रहेगा, इसमें प्लाज्मा ही रहेगा, इसमें कोई ब्लड सेल नहीं आएगी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं रहेगा, प्लाज्मा रहेगा। क्यों नहीं फिल्टर होके आ पाया यहाँ से ब्लड सेल? क्यों नहीं फिल्टर हुआ? क्योंकि साइज बड़ा है और कैपिलरी का पोर्ट साइज छोटा है, ठीक है। तो फिल्ट्रेट में आपके देखेंगे तो वाटर तो सबसे ज्यादा रहेगा, वाटर रहेगा मैक्सिमम, तो यही होता है वाटर, ठीक है। और क्या
दिया, जितने न्यूट्रिएंट है, ठीक है, मैं यहाँ न्यूट्रिएंट लिख दे रहा हूँ। न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज हो गया, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, छोटी प्रोटीन्स आ जाएंगी, बड़ी प्रोटीन्स नहीं आएंगी। और क्या होगा, लिपिड्स वगैरह। हाँ, एसिटिक एसिड HCl नहीं होता, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, ठीक है। जितने सॉल्ट्स होंगे वो सॉल्ट्स आ जाएंगे, इसमें आयंस आ जाएंगे। आयंस में कौन कौन सा आयन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन, ठीक है। आएगा तो अभी जो ब्लड में रहेगा, जितना कैल्शियम रहेगा, कैल्शियम आएगा, कुछ आएगा माइक्रो माइक्रो। हाँ, इतने सब कुछ आ जाएगा इसमें, इतनी चीजें प्लाज्मा की यहाँ पे। अब यही चीज फिल्ट्रेट हो गया, यही आगे पीसीटी में जाना चाहिए, जाएगा। लेकिन इस पीसीटी की अगर आप वॉल को देखेंगे ध्यान से, भी हम कवर में बना दे रहा हूँ। पीसीटी की वॉल कैसी होती है, ब्रश बॉर्डर, अंदर से इसकी वॉल है ब्रश बॉर्डर, इस तरीके से ब्रश बॉर्डर लाएंगे। ये क्या करती है, ये ब्रश बॉर्डर होने की वजह से पीसीटी के अंदर की लाइनिंग का सरफेस एरिया बढ़ा देती है। अब इस फिल्ट्रेट में जो यहाँ से कप में से फिल्टर होकर आगे बढ़ रहा है, इसमें से काफी चीजों को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। पीसीटी क्या करती है, रीअब्सॉर्ब करती है। फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन बहुत माइक्रो लेवल पर होता है, ठीक है। बहुत छोटा पोर है, छोटी चीजें, छोटे लेवल पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, समझ में आया। ये तो हो गया था लगभग। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, ये कहाँ होगा, किसी को हेडिंग लिखते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें सेलेक्टेड चीजें रीअब्जॉर्ब का मतलब वापस एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कहाँ, पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगी, ब्लड में मिलेगी जाकर, क्योंकि जो ये पीसीटी अपनी बॉल में एब्जॉर्ब कर लेगा, इसी के चारों तरफ तो ब्लड कैपिलरीज लिखा हुआ है, इसी के चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरीज है ना, उनमें यहाँ से एब्जॉर्ब करके उनको भेज देगा, क्योंकि नहीं भेजेगा तो सब तो यूरिन में चला जाएगा, बॉडी में क्या। हाँ, तो क्या करें, नाइट्रोजन बेस तो नहीं जाएगी, पहली बात यहाँ से नाइट्रोजन बेस रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसमें यूरिया छूट गया है, यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया। तो ये चीजें जो सर्किल की गई है, ये चीजें आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। और वाटर भी थोड़ा सा आगे, क्योंकि यूरिन में वाटर भी जाना चाहिए, बाकी चीजें यहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। तो लाइन लिखी गई है बुक में, ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट, सारे न्यूट्रिएंट, ठीक है, एंड कुछ साल्ट और कुछ आयन, सारा आयन रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि यही हो जाएगा तो आगे के लोग क्या करेंगे, जो लूप ऑफ हेनले है और बीसीटी क्या करेगा, समझ में आया, इलेक्ट्रिक क्या करेगा। तो ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट एंड मोस्ट ऑफ द आयंस और मोस्ट ऑफ द साल्ट, ये सब रीअब्सॉर्ब यहाँ हो जाएंगे, कुछ बचे रहेगा, ठीक है। 80% रीअब्सॉर्प्शन होता है, कितना होता है, 80%, 80, 80, 90 नहीं बोलेंगे आप, 80% कितना नीचे लिखा है, 99 वो चीज मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था इससे जितना बनेगा फिल्ट्रेट 180 लीटर से जितना, मैंने आपको फिल्ट्रेट बोला 180 लीटर बना, ठीक है। उस 180 लीटर का आ जाए, यहाँ 80% होगा, आगे भी तो होगा, यहाँ केवल 80% होगा, इस हिस्से में रीअब्सॉर्प्शन 80%, इस हिस्से की बात होगी, आगे भी है, समझ में आया। 80% रीअब्सॉर्प्शन होता है, यहाँ रीअब्सॉर्प्शन में क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, एंड 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है इसमें, यही लाइन लिखा हुआ है, सारा न्यूट्रिएंट चला जाएगा। वाटर में 80% वाटर यहाँ वापस हो जाएगा बॉडी में, 20% बचा जाएगा, 20% इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आयंस होता है, सोडियम, पोटेशियम आयन, ठीक है। अब ये एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है। सेलेक्टिव क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि सब नहीं रीअब्सॉर्ब हुआ, अगर सब का सब रीअब्सॉर्ब हो जाता तो बोलते हैं सेलेक्टिव नहीं, सेलेक्टिव में चुनिंदा चीजों का रीअब्सॉर्प्शन होगा, सब तो नहीं हो पाया, सिलेक्शन सेलेक्टिव हुआ है। ये दो प्रकार से है, इसमें से कुछ चीजें एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाती हैं और कुछ चीजें पैसिव,
एक्टिव में एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, पैसिव में एनर्जी की नीड नहीं है। क्या चीज एक्टिव से जाएगी? जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब एक्टिव से जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। समझ में आया? अमीनो एसिड्स जाएगा एक्टिव से, क्या जाएगा? अमीनो एसिड्स का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव से होगा, ठीक। यहाँ देख लीजिए न्यूट्रिएंट हो गया और अमीनो एसिड्स, समझ में आया? और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन, इसका सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हालांकि सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, ईसीटी में सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन एक्टिव से होता है, लेकिन आगे के हिस्से में जब आप जाएंगे तो वहां पर लूप ऑफ हेनले में एक्टिव भी है और पैसिव भी है, दोनों है। अगर कहा जाए कि सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हमारी किडनी में किस प्रोसेस से होता है, तो आप में एक्टिव पैसिव दोनों सही है। पीसीटी में किससे होता है? एक्टिव से होता है केवल, लूप ऑफ हेनले में दोनों से होगा। तो यहाँ मैंने एक्टिव वाले में रखा है, सॉल्ट को सर्कल कर लेंगे, ये आपकी पीसीटी की बात हो रही है, ठीक है। आगे ये दोनों से है, वहाँ दोनों को लिखेंगे फिर से। पैसिव से क्या चीज होगी? जितना वाटर है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हर जगह पैसिव से होता, लिख लीजिएगा, ऑल प्लेसेस, हर जगह जहाँ वाटर की बात आएगी वो पैसिव से जाएगा, उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। केवल इसमें समस्या होती है सॉल्ट, ठीक। और इसके बाद में जितने नाइट्रोजनस बेस प्रोडक्ट हैं, जैसे लिख दे रहा हूँ यहाँ नाइट्रोजनस बेस प्रोडक्ट। नाइट्रोजन बेस का मतलब होता है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम आयंस। किधर जाएंगे? एक्टिव पैसिव? ये पैसिव से जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सॉरी, नाइट्रोजन बेस तो एब्जॉर्बिंग होगा, नाइट्रोजन बेस का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो आगे बढ़ेगा। अब उसमें एक लाइन पढ़ते हैं, और उसमें एक्टिव वाले में आप थोड़ा लाइन पढ़िए, पैसिव वाले में वाटर के अलावा। हाँ, ये तो हम भी जान रहे हैं, हमको दे दीजिए थोड़ा सा, देखिए क्या लिखा है, बताइए। ये तो मैंने लिखा था, गलत नहीं लिखा है। कहाँ से पढ़ रहे हैं? हम जो बता रहे हैं आप इसमें चलते जाइए। कल से देख रहे थे एनसीईआरटी में, बिल्कुल मैं लाइन टू लाइन बता रहा हूँ, कहाँ से नहीं आएगा बताइए। हाँ, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी मैंने जो बताया सीक्वेंस वाइज बताया, आपको इसने उठा करके पता लगा कहीं कुछ दे दिया, कहीं कुछ सीक्वेंस में नहीं दिया इसने, बात सही है आपकी, ठीक है। कहाँ गया इसमें? देखिए मिलेगा, मिलेगा, एक बार पूरा पढ़ने के बाद मिलेगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पैसिवली इनटू द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन tubular epithelials different segment of perform active and passive. For example, substance of glucose, ये हो गया filtered reabsorbed by water, which are absorbed by the passive transport. इस चीज़ को थोड़ा सा आप बता दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन लग रहा है कि नाइट्रोजन बेस कैसे एब्जॉर्ब हो जा रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको अभी वैसे नहीं करेंगे, उसको बता यहाँ पर चले गए, बंद कर दिए, ऑफिस में जाना पड़ेगा। ऑफिस बंद कर दिए। देखो बगल में हो तो ले लो, लेके बात नहीं। ये फिजियोलॉजी जो है प्लांट से ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्यों? समझने में आसानी होती है, अपने ऊपर फॉलो होता है सारी चीज़ें, इसलिए समझ में आ जाता है। क्या चीज़? ये पूरी फिजियोलॉजी खत्म करने के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक चैप्टर छूटा हुआ उसको बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 12th क्लास की बुक से जो बच्चा रहेगा उसको बताया जाएगा। यूरिन में एक टर्म डायूरेसिस, बता देंगे डायूरेसिस क्या होता है। स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, बच्चे कुछ आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, देखते हैं। हाँ, एग्ज़ाम चल रहा है, डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला, बीएससी वाला वही क्या। इधर जो बच्चे 12th वाले बैठते थे आकर के, वो तो आज सब गए हैं, ड्रेस वाले जो ड्रेस पहन के आते थे। तुम ही हो बस। हाँ,
तो 11th में और 12th में लाइए हो गया होगा काम पूरा, फिर भर देना बाद में। इधर देखिए, इसको थोड़ा सा आगे छोड़ देते हैं, इसको बता देंगे आगे। आइए हमको देखो टाइम वेस्ट हो रहा है, खत्म। इंक नहीं है उसमें, तो था ही नहीं इंक उसमें कुछ। कम से कम 2-3 मार्कर रखे रहने चाहिए। बताइए एक नहीं चल रहा तो कैसे काम चलेगा? अभी सारा इंक वो क्या पढ़ाएंगे? एक सेकंड इसमें आगे लगा दो बस केवल, इसमें लगाइए, जो अगर थोड़ा बहुत होगा तो पकड़ेगा यहाँ से, आगे लगाओ उसको। आप सब बताइए कैसे। वैसे नहीं समझ में आएगा, बिना बोर्ड पे लिखे नहीं समझ में आएगा। लाइए देखिए, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मैंने बता दिया आपको कैसे होता है एक्टिव से, और ये 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हम लोगों ने अभी कहाँ देखा? पीसीटी में। ये आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये अभी तक पीसीटी में देखा। ठीक है, अब कहाँ देखना है? लूप ऑफ हेनले और पीसीटी। आगे इसी के बाद देखिए यहाँ पर लूप ऑफ हेनले है, तो इसमें से जब आगे ये इक्वेशन जाएगा, इसको आप फिल्ट्रेट बोलेंगे। यहीं से फिल्ट्रेट चालू है, आगे क्या चल रहा है? फिल्ट्रेट। ठीक है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, अब कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ध्यान रखना। न्यूट्रिएंट यहीं रीअब्जॉर्ब हो गया, इसमें आपको वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और क्या मिलेगा? कुछ जितना भी मतलब हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, ये सब मिल सकते हैं। ठीक, तो आगे ये तरीके से इसमें 2 आर्म होती है, एक असेंडिंग आर्म और एक डिसेंडिंग आर्म। तो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले इसमें पढ़ रहे हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसके 2 आर्म होती हैं, पहला डिसेंडिंग आर्म, डिसेंडिंग आर्म। तो डिसेंडिंग जो आर्म होती है ये वाटर के लिए परमेबल है। आप बुक में ध्यान से देखिए, इस पर एरो निकाला गया है वाटर का। इस पर क्या क्या एरो है वो भी बताएंगे। इसमें जितने एरो को बाहर किया गया है, बुक में देखिए जितने एरो इसने बाहर किए, चाहे इधर बाहर किया चाहे इधर किया है, आउट हो रहे हैं जो एरो, वो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। डायग्राम देख लीजिए, वो क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसने लिखा होगा HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन है। जितने एरो बाहर कर रहा होगा, जितने एरो को इंटर करा रहा है वो अभी नहीं बताएंगे, वो आगे सिक्रेशन है। जितने एरो इसमें इंटर कर रहे हैं वो क्या है? सिक्रेशन वाला थर्ड स्टेप में पढ़ा जाएगा। जितने बाहर हो रहे हैं इसका मतलब यहाँ से चीजें बाहर जा रही हैं, कहाँ ब्लड में। यहाँ में देखिए इसमें डिसेंडिंग आर्म में वाटर को बाहर किया गया है, दिख रहा है वाटर बाहर हो रहा है। तो वाटर के लिए इसकी जो मेम्ब्रेन है ये परमेबल है, वाटर को बाहर भेज सकती है। सोडियम क्लोराइड के लिए परमेबल ये लिखा गया है। NaCl यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, वाटर ही जाएगा। तो डिसेंडिंग आर्म में क्या होता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस से होगा? हमने पढ़ा है पैसिव से हमेशा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि वाटर का ये क्यों होता है? क्योंकि मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन इज परमेबल, परमेबल फॉर वाटर, नॉट फॉर NaCl। NaCl के लिए इम्परमेबल है। ठीक है, अब आ जाइए असेंडिंग आर्म में। असेंडिंग आर्म, असेंडिंग आर्म में किस चीज का दिखाया गया? लाइन खींची गई है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है, NaCl। ठीक है, एक चीज और समझिए, एक और लिखा गया है वर्ड इसमें कि डिसेंडिंग आर्म जो होती है ये वाली,
इसमें जब फिल्ट्रेट आगे जाएगा तो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाता है। समझ लें कंसंट्रेट क्यों हुई, वाटर निकाला जा रहा लगातार, जितना आगे बढ़ेगा फिल्ट्रेट उतना ही वाटर आगे निकला, इसमें से आउट हो रहा है, कंसंट्रेट तो हो ही जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ये फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट कर देता है, फिल्ट्रेट को क्या कर देता है, कंसंट्रेट कर देगा। ठीक है, समझ में आया। डिसेंडिंग आर्म से सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, यहाँ पर NaCl क्या होगा, रीएब्सॉर्ब होगा। रीएब्सॉर्ब क्यों होगा, क्योंकि वही NaCl के लिए परमेबल है और इसके लिए वाटर के लिए इम्परमेबल। अब NaCl का रीएब्सॉर्प्शन पैसिव से भी है और एक्टिव दोनों है, यहाँ दोनों लिखेंगे एक्टिव, और इसको सर्किल कर लीजिएगा, इसी को बोलना नहीं है, यहीं पर एक्टिव पैसिव दोनों होता है, बाकी हर जगह किडनी में क्या NaCl एक्टिव प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट एक्टिव से जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों से जाएगा। हो गया ये वाली आर्म, यहाँ तक यहाँ जो फिल्ट्रेट रहेगा उसकी कंसंट्रेशन और यहाँ जो फिल्ट्रेट रहेगा उसकी कंसंट्रेशन में बहुत अंतर है। यहाँ लेस कंसंट्रेटेड, यहाँ मोर कंसंट्रेटेड, वाटर बहुत ज्यादा निकल गया। अब यही फिल्ट्रेट आगे जा रहा है ऊपर, तो ऊपर जाने पर ये डाइल्यूट होता है। क्यों होता है, देखा गया ये वाली आर्म क्या करते हैं, फिल्ट्रेट को डाइल्यूट कर देते हैं। कैसे, फिल्ट्रेट में से सोडियम नमक बाहर जा रहा है, तो जब वाटर निकलता है, किसी सॉल्यूशन से वाटर निकालिए, सॉल्यूट वाटर का मतलब सॉल्वेंट हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन कंसंट्रेट होगा। और किसी सॉल्यूशन से सॉल्यूट निकालिए, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट है यहाँ, तो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। ये फिर ऊपर जाने पर डाइल्यूट होगा। समझ में आ रहा है, ये क्या कर देता है, डाइल्यूट करता है, कंसंट्रेशन घटाता है, फिल्ट्रेट को ये डाइल्यूट कर देता है। जैसे फिल्ट्रेट ऊपर चलता जाएगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी आगे का हिस्सा जो है वो DCT बोला जाता है। DCT समझे इसको, DCT क्यूबर्डियल एपिथेलियम की बनी होती है। तो तीसरा है कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन DCT, एब्जॉर्प्शन एंड DCT। तो याद रखिए कि DCT में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमेशा नहीं होता है, कंडीशनल है, लिखा भी है। क्या होता है, कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब क्या बताएगा, जरूरत पड़ने पर, नीड पड़ने पर, जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तभी ये काम करेगा। इमरजेंसी कंडीशन में, कंडीशनल का मतलब होता है इन इमरजेंसी। ठीक है, समझ में आया कैसे काम करता है। वाटर कम किया जा रहा है, ये क्या करेगा, ये दो चीजों को रीअब्जॉर्ब कराता है। एक तो ये सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब कराएगा, बाहर निकालेगा, और ये वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ये दोनों जैसे PCT कराता था, PCT तो बहुत कुछ रीअब्जॉर्ब करा देता था। ठीक है, आयंस को भी तो रीअब्जॉर्ब कराया उसने, वाटर भी मैक्सिमम कराया, कुछ वाटर अभी बचा है, इस वाटर को यहाँ थोड़ा सा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा और आयंस होंगे, सोडियम और ठीक है, इनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का होगा एंड आयंस का होगा। आयंस में कौन, सोडियम होगा। खाली खाली अब्जॉर्प्शन में तो कुछ खींचता नहीं, सिक्रीशन वाला तो भेजेगा भी। अब ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, सिक्रीशन में, सिक्रीशन साथ में होता है, होता साथ में है, लेकिन चूंकि हम उसको बाद में बताएंगे, समझ में नहीं आएगा। साथ में इसमें सिक्रीशन एंट्री भी हो रही है, बाहर से कुछ चीजें फिल्ट्रेट में मिलाई भी जा रही है, वो होता है सिक्रीशन। समझ रहे हैं, अभी यहाँ से बाहर खींचा जा रहा है। ये इमरजेंसी में होगा, वाटर और आयंस का सिक्रीशन होता है, कंडीशनल है। ठीक है, मतलब जब वाटर कम इंटेक करते हैं, जब नॉर्मल पानी पीते हैं तो हमारी किडनी नॉर्मल यूरिन बनाती है, ये वाला काम नहीं करता DCT। इसका कोई विशेष रोल नहीं है। ठीक है, यहीं से काम चल जाता है, जितना वाटर खींचना होता है यूरिन में, जितना पानी पी सकते यूरिन नहीं बन जाता है, बॉडी में जाता है, जो बॉडी में जाता है वो यहाँ से चला गया, इसका कोई विशेष रोल नहीं है। इसका रोल तब आएगा जब वाटर कम पिएंगे, जो वाटर कम पिएंगे तो क्या होगा, ये तो अपना काम किए, एडिशनल वाटर को और खींच के लाना है ना। पानी कम वैसे पी रहे हैं तो यूरिन में चला जाएगा वाटर नॉर्मल, भाई वाटर कम पिएंगे, ये काम नहीं करेगा तब तो नॉर्मल यूरिन बनेगा ना, तो बॉडी में पानी कम पड़ जाएगा। इसका मतलब इसको काम करना है इमरजेंसी में, ये काम करता है जब वाटर और खींच के बॉडी में भेज देता है। यूरिन कैसा कर देता है, कंसंट्रेट। समझ रहे ना, कम पानी पीने पर कम टॉयलेट होता है, कम यूरिन बनता है, गाढ़ा बनता है। ठीक है,
येलोइश कलर ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर यूरिन का कलर ज़्यादा डार्क है, आप दिन भर पानी न पीजिए, फिर यूरिन का कलर देखिए येलोइश कलर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब इंडिकेशन क्या है कि आप पानी कम ले रहे हैं। अगर हल्का सा येलोइश है तो आप पानी नॉर्मल ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा वाइट हो गया यूरिन, एकदम येलो कलर नहीं है, इसका मतलब पानी आप ज़्यादा ही पी रहे हैं, ज़्यादा। ठीक है, यूरिन का कलर जो है आपकी बॉडी में हाइड्रेशन के लेवल को बता देता है, कितना आपकी बॉडी हाइड्रेट है। सर जी, तो इमरजेंसी कंडीशन में काम होगा। पानी ज़्यादा पीना चाहिए कम पीना चाहिए? पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। 10 से 12 गिलास, 8 से 10 गिलास नॉर्मल, 2 से 2.5 लीटर। अगर आप 15-20 गिलास पानी पी रहे हैं तो आपकी बॉडी में सोडियम आयन की कमी हो जाएगी और आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ब्लड प्रेशर आपका बहुत बढ़ सकता है और समस्या आपकी डेथ हो सकती है। पानी कम पीना नहीं, पानी कम नहीं, हद से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा पीना चाहिए लेकिन हद से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है, 20-20 गिलास नहीं पीना चाहिए। तो ये इमरजेंसी में वाटर को रिअब्जॉर्ब कराता है बॉडी में। ठीक है, कैसे कराएगा ये भी लिखा गया है कि ये कराता है बाई, इमरजेंसी में कराएगा। इमरजेंसी आगे लिखेंगे बाई किससे? ADH हार्मोन। ADH हार्मोन है, कहाँ से बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। भी आगे पढ़ेंगे इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। ठीक है, एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन कहाँ का हार्मोन है? ये आपके एड्रेनल ग्लैंड, अधिवृक्क वृद्धि, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स लगी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड, इसका हार्मोन है। ध्यान से देखते रहो। ADH क्या करेगा? वाटर रिअब्जॉर्ब कराएगा, क्योंकि दो चीज रिअब्जॉर्ब होनी है आपकी बॉडी में। एक तो वाटर जाना है, वाटर को भी रिअब्जॉर्ब कर लिया, वाटर कम किया तो वाटर को खींच के बॉडी में ले आया। ठीक है, एडजस्ट करना है किडनी को। एल्डोस्टेरोन सोडियम क्लोराइड या सोडियम आयन, या फिर आप सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, गलत नहीं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में Na+ है। ठीक है, तो सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन से होगा, इसका रिअब्जॉर्प्शन वाटर का किससे होगा? ADH से। तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? Na+ का रिअब्जॉर्प्शन कराएगा। सर ADH केवल DCT कंडीशन में होता है। क्या चीज? ADH ADH इमरजेंसी हार्मोन है। पानी कम जब पीते हैं तो यही हार्मोन हमारे बॉडी में वाटर को खींच लेता है, एक्सेस वाटर को। यूरिन को गाढ़ा यही करता है, अदरवाइज तो किडनी अपना नॉर्मल काम कर रही है बहुत मस्ती के साथ, तो अपना वाटर भेज दे, कितना भेजना है, वाटर की कमी हो जाएगी बॉडी में तुरंत। इमरजेंसी कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज होगा। यूरिन टेम्परेचर पे रहता है ना? टेम्परेचर क्या? जैसे आपने तो बताया था कि ठंडक में ज़्यादा मतलब यूरिन निकलता है, उसकी वजह से ADH उस पे काम करता है। ज़्यादा वाटर पिएंगे ऑटोमेटिक यूरिन ज़्यादा बनेगा। ठीक है, लेकिन वाटर कम पी रहे हैं तो यूरिन कम बनना चाहिए, नॉर्मल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वाटर लॉस हो जाएगा। तो उसको नॉर्मल करने का काम ADH करता है, उसको नॉर्मलाइज करता है, बॉडी में वाटर खींच के ले आता है यहाँ से। समझ रहे हैं? आप तो बताए थे कि जब टेम्परेचर मतलब लो रहता है ठंडक में, तो ADH ज़्यादा मतलब काम नहीं करता। हाँ, देखिए ठंडक में यूरिन बार बार क्यों होता है? पसीने से वाटर बाहर जाता ही नहीं है, पसीना नहीं होता तो कहाँ जाए? गर्मी में इतना पसीना हो जाता है कि पानी तो वैसे ही बाहर चला जाता है, तो इसलिए यूरिन कम बनता है। और यहाँ यूरिन का वाटर का लॉस यहाँ से नहीं हो रहा है तो यूरिन से होगा, इसलिए यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है ठंडक में। समझ रहे हैं? इसे ठंडे का पानी कम पीना चाहिए। हाँ, ये हो गया DCT का, ये सब लिखा गया है, इससे ज़्यादा नहीं आना। अब एक चीज देखिए और लिखा गया है, आप पढ़ेंगे पूरा उसमें, ये रिअब्जॉर्प्शन क्यों हुआ, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इतना सब करने की, वापस खींच के ब्लड में मिलाने की। ये तो समझ में आता होगा कि न्यूट्रिएंट क्यों भेजे गए यहाँ से, क्योंकि न्यूट्रिएंट यूरिन में चले जाएंगे तो बॉडी में कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, आयंस का रिअब्जॉर्प्शन क्यों होता है या सेलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन होता क्यों है? तो ये लाइन में लिखा गया है, सेलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन इसलिए होता है, आपके बॉडी फ्लूइड का मतलब ब्लड और लिम्फ होता है। बॉडी फ्लूइड का pH और उसमें आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है। ठीक है, यहाँ से आयन क्यों खींचे जा रहे हैं? ब्लड में मिलाए जा रहे हैं, क्योंकि आयन कम पड़ जाएंगे ब्लड में, ऑस्मोटिक प्रेशर तुरंत चेंज हो जाएगा, ब्लड का pH बदल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को भी खींचा गया, देखिए बुक में हाइड्रोजन आयन भी रिअब्जॉर्ब कराया जाता है, होता है ना, pH चेंज हो जाएगा। अगर ये रिअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ये लाइन एकदम क्लियर कट लिखा हुआ, उसको नोट कर लीजिएगा। ये सेलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन क्यों होता है? सेलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन, ये सेलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन के रीजन, दो
रीजन है इसका। एक तो न्यूट्रिएंट को रिटर्न कराना, न्यूट्रिएंट रिटर्न बैक फ्रॉम फिल्टरेट से इन ब्लड, इनटू ब्लड में वापस भेज देना, ठीक। और दूसरा कारण है कि पीएच को मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, उसका पीएच एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, या आप इसमें सॉल्ट की कंसेप्ट भी लिखा गया वो लाइन में, ठीक है। इसलिए होता है एब्जॉर्प्शन, दो प्रोसेस से होता है, एक्टिव से भी होगा और पैसिव से भी होगा। टीट्यूल है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट टीट्यूल के अलग अलग हिस्से में अलग अलग रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। अब इसके बाद रीअब्जॉर्प्शन और कहाँ होगा, तो टीट्यूल तो यहीं तक खत्म हो जाता है ना, किडनी का नेफ्रॉन यहीं तक खत्म है ना, कलेक्टिंग डक्ट इसका हिस्सा नहीं होती है, कलेक्टिंग डक्ट तो अलग है। तो कुछ रीअब्जॉर्प्शन आपके कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है, और बनाया गया है, देखिए निकल रहा है यहाँ से कोई चीजें, बताइए यूरिया लिखा ना, क्या लिखा गया है, यूरिया और क्या है वाटर, दो चीजों को बाहर किया जा रहा है। तो कलेक्टिंग डक्ट से किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यूरिया और वाटर, ठीक। यहाँ लिख लीजिए रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। तो दो चीजें इससे रीअब्जॉर्ब होती हैं, एक होता है वाटर और एक होता है यूरिया। सारा यूरिया, अगर क्वेश्चन आया कि सारा यूरिया यूरिन में नहीं भेजा जाता है, बेस प्रोटीन बॉडी का है, सबका सब यूरिन नहीं बनता है। जो लाइन लिखी गई है बुक में वो कुछ हद तक सही भी है, ठीक है, कि यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव से ही होता है, ये भी सही है। लेकिन सारा यूरिया रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ यूरिया पीसीटी से रीअब्जॉर्ब होगा, कुछ यूरिया यहाँ से होगा, ठीक है। इसका तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका तो कंफर्म है, यहाँ पर बुक में दिया भी गया है, इससे यूरिया रीअब्जॉर्ब क्यों जरूरत पड़ती है यूरिया रीअब्जॉर्ब, जबकि यूरिया तो बेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए सबको बाहर ब्लड से। प्रेशर सीधी सी बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा यूरिया ब्लड में रखा जाता है, समझे। जैसे आपके ब्लड में कोई भी ब्लड हो, ऑक्सीजनेटेड हो, चाहे डीऑक्सीजनेटेड, सब में कार्बन डाइऑक्साइड है, सब में ऑक्सीजन है कि नहीं है, दोनों मिक्सअप है ना, ऐसे उसमें यूरिया थोड़ा सा बचा रहता है। तो यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है ब्लड में सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्ट से डिसाइड होता है। ये किससे होता है, पैसिव से होता है। कहाँ होता है, कलेक्टिंग डक्ट, ये लिखा गया है, ठीक है। ये सभी फार्मेसी। अब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन समझ लीजिए। इसके पहले एक चीज और देख लीजिए, जितना आपने देख लिया, और इसमें डायग्राम को थोड़ा सा और सही कर लीजिए ताकि एक चीज और क्लियर समझने में आपको मिले। ये डायग्राम थोड़ा बना दीजिए। ये मल्टीपल पिरामिड बनाया गया, कितना होता है 8 से लेकर के 12 एक किडनी में होता है ना रीनल पिरामिड। इसमें समझाना ये है कि ये जो पार्ट है आपका, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, इसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। ये क्या है, मेजर कैलिक्स है, CLYX, कैलिक्स मैंने बता दिया है, और ये है माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, ठीक है। जैसे पेड़ होता है, ट्री देखते हैं, ट्री है, ट्री को मेन ब्रांच आ रही है, उसमें से शाखाएं निकल जाती हैं, पतली पतली डिवाइड होती है, तो आप मेजर समझ लीजिए माइनर। यहाँ से पतली पतली शाखाएं देखिए, ये दो पार्ट में है, ये जो रास्ता देख रहे हैं रास्ता ये आ रहा है, ये है रीनल पिरामिड,
इस एक पिरामिड ये हो गया, एक ये हो गया, इस पिरामिड से ये रास्ता आ रहा है, इससे भी ये रास्ता, दोनों मिल गए यहाँ। जब मिल गए थे कॉमन रास्ता बन गया, इसको मेजर कैलिक्स बोला। अलग अलग हैं तो पतले पतले रहेंगे, ये हो जाएंगे थोड़ा सा ब्रॉड एरिया हो जाएगा। तो मेजर कैलिक्स बड़ा होता है, माइनर कैलिक्स छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेफ्रॉन लगा रहता है, इससे आपने जो पढ़ा आपने नेफ्रॉन वही है, उसका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में है, कुछ हिस्सा कहाँ है, मेडुला में, कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में, क्योंकि इतना बाहर का वाइट पार्ट कॉर्टेक्स होता है, अंदर का यहीं से मेडुला होता है, ठीक। अब समझना है कि यूरिन जो बनता है वो कितने रास्ते, यूरिन का रास्ता क्या होता है, जहाँ से यूरिन बना, कहाँ बना, नेफ्रॉन में, वहाँ से कहाँ से होता हुआ लास्ट में यूरेटर तक जाएगा। इस पर भी पाथवे पर क्वेश्चन मिलता है, तो वो देख लीजिए इसका पाथ, इसको नोट कर लीजिएगा सब। नेफ्रॉन में बनेगा, ब्लड फिल्टर होगा, यूरिन कहाँ बनेगा, नेफ्रॉन में बन गया ना, लास्ट में डीसीटी, डीसीटी में बना ना, डीसीटी में बनेगा, वही आगे जाएगा नेफ्रॉन हो गया। इसके बाद यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में मैंने बताया, कलेक्टिंग डक्ट भी समझ में आ रहा है। ये जो डीसीटी अभी बता रहे थे, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ जाएगी। ये कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन का डीसीटी आकर के जुड़ता है, ठीक है। एक डीसीटी जुड़ा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, जहाँ से यूरिन इसमें जाएगा, आ गया यहाँ तक। अब यूरिन यहाँ पहुँच चुका है, कहाँ, यहाँ, सोचिए यहाँ कहीं, जहाँ मैंने पॉइंट रखा, ये कलेक्टिव, ये लास्ट, ये फिगर डायग्राम देख रहे हैं, ये है डक्ट, क्या चीज, डीसीटी है। डीसीटी के बाद में कलेक्टिंग डक्ट दिखाया नहीं गया, ये कहीं होती होगी। कलेक्टिंग डक्ट के बाद आता है, चाहे रट लीजिए चाहे लो, आगे लिखेंगे रीनल पैल्विस, क्या है, रीनल, सॉरी पैपिली, पैपिली, पैल्विस तो आगे, रीनल पैपिला कहाँ होता है, इसी के जस्ट आगे का कितना एरिया रीनल पैपिला होता है, ठीक है। अगर यहाँ दिखाएंगे तो इतना एरिया रीनल पैपिला का है, आगे का एरिया माइनर कैलिक्स है ना। अब समझ में आ रहा है, इसके बाद तो यहाँ जाएगा यूरिन ना, जाएगा ना, माइनर कैलिक्स हो गया। तो अगली बार इसके बाद माइनर कैलिक्स मिल जाएगा, क्योंकि कैलिक्स के दो हिस्से होते हैं, मेजर और माइनर। इधर भी माइनर कैलिक्स है, दोनों से दो, कोई जरूरी नहीं दो ही हो, इसमें तीन जुड़ सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये मेजर में जाएगा, आगे कहाँ जाएगा, मेजर कैलिक्स में जाएगा। मेजर कैलिक्स ये हो गया। अब बताइए सारा ये वाला मेजर कैलिक्स, ये वाला मेजर कैलिक्स, ये वाला मेजर, तीन इसमें है और भी होते हैं, सब मिल करके यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, रीनल पैल्विस, यही तो बोला जाता है ना। कोन शेप स्ट्रक्चर किडनी में यहाँ से जो कोन आपको दिख रहा है, ये है रीनल पैल्विस। आगे जाएगा रीनल पैल्विस, रीनल पैल्विस, ठीक है। कोई ट्यूब नहीं है। रीनल पैल्विस के बाद सीधे आप बोल देंगे यूरेटर में गया, कहाँ गया, यूरेटर, ये रास्ता, और यूरेटर से यूरेथ्रा में चला जाएगा। आगे दोनों यूरेटर मिलकर के कॉमन यूरेथ्रा, इसको यूरेथ्रा बॉडी से बाहर पास, ये यूरिन का पाथ। अब पढ़ना क्या चीज है, किडनी कैसे रेगुलेट होती है, किडनी का फंक्शन कैसे कंट्रोल होता है। तो हेडिंग लिखिएगा, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अगर वाटर कम या ज़्यादा लिया जा रहा है, ध्यान रखिए, वाटर या तो कम पी रहे हैं या फिर ज़्यादा पी रहे हैं, तभी तो रेगुलेट कराने की जरूरत पड़ेगी। एक नॉर्मल वाटर बॉडी में आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है उसको रेगुलेट कराने की, किडनी बढ़िया से काम कर रही है, ठीक है। एक्सेस वाटर लिया जा रहा है तो एक्सेस यूरिन भी बनना चाहिए, कम वाटर लिया जा रहा है कम यूरिन बनना चाहिए। ये सब काम कौन करेगा, किडनी को करना पड़ेगा, लेकिन उसको कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी हार्मोन के द्वारा। तो वही पढ़ना है कि कैसे हार्मोन्स को कंट्रोल में रखते हैं। तो कंट्रोलिंग के तीन तरीके से होती है। पहला होता है बाई एडीएच हार्मोन, तो अभी मैंने बताया एडीएच से कंट्रोलिंग होती है। दूसरा कैसे होती है, बाई RAAS, रीनल, क्या बोलते हैं इसको, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम, पूरा सिस्टम है। हाँ बताइए,
उधर यूरिन फॉर्मेशन फंक्शन ऑफ ट्यूबुल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और जेजी बेस का नाम है। जे जी अभी बताएंगे। जे जी को या तो आप अगली बार, क्योंकि इस टॉपिक को खत्म कर लेने दीजिए, टाइम के हिसाब से जे जी को मैं अगली बार समझा दूंगा, शॉर्ट में बता दूंगा क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वो बताने लगेंगे तो ये पूरा छूट जाएगा, टाइम बचेगा। 3 तरीके से होता है एडीएच, पहले समझते हैं एडीएच बाई, यहाँ लिखेंगे बाई एडीएच, अगला हेडिंग लिखेंगे एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, वैसोप्रेसिन बोलते हैं इसको, वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, ठीक है। ये हार्मोन आपकी बॉडी में वाटर मेंटेन रखता है। यूरिन अगर पानी कम पिया जा रहा है तो ये ज़्यादा बनेगा, वाटर खींच करके बॉडी में लेके आएगा, यूरिन वाटर कम लेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, जब हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए देखिएगा ध्यान से, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, पानी की कमी हो गई, कैसे कमी हो गई, चाहे उल्टी हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया हो गया, किसी भी वजह से बॉडी में पानी की कमी हो गई, समझ में आ रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा ना, उसके इसमें नहीं बढ़ेगा, वाटर कम तो सॉल्ट बढ़ गया, सॉल्यूट बढ़ गया तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, या तो क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ता है तो पानी घटने के कारण बढ़ता है, समझ रहे ना। पानी जब घटता है तो ब्लड का वॉल्यूम भी तो कम होता है, 5 लीटर ब्लड है, पानी कम हो जाए तो 4.5 लीटर पे आ जाएगा, और जब ब्लड का वॉल्यूम घट गया तो ब्लड प्रेशर भी तो घट जाएगा। ब्लड में पानी ज़्यादा, इसका मतलब बीपी ज़्यादा, बीपी बढ़ने के और भी रीजन है, एक रीजन है कि किडनी काम नहीं करती है तो बॉडी में पार्टिकल ज़्यादा भेज दिया जाता है, वापस ज़्यादा कर देगी किडनी तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। तो चाहे ये बढ़े चाहे बीपी बढ़ेगा, बीपी इंक्रीज होने पर भी यही काम होगा, समझ रहे हैं ना। सॉरी, बीपी क्या हो जाएगा, लो, वाटर कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड कम हो गया, ये एक्सीडेंट में ब्लड कम हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए किसी तरीके से, तो ब्लड कम हो गया शरीर में तो बीपी फिर घट जाएगा, क्योंकि ब्लड कम हो रहा है, ठीक, या तो ब्लड लॉस हो जाए। इन सारी कंडीशन में अगर हो गया है तो तुरंत ये ब्लड, क्योंकि ब्लड आपके ब्रेन में भी तो जाता रहता है, यही ब्लड जब ब्रेन में जाएगा तो हाइपोथैलेमस बढ़ जाएगा, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा इसको, हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर पता लगा लेते हैं कि कम हो गया है, ब्लड गाढ़ा हो गया है, ठीक है, पानी कम हो गया ब्लड में, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और सिग्नल किसको दे देंगे, ये सिग्नल करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, वैसोप्रेसिन को रिलीज करेगी, वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन क्या कर देगी, बढ़ा देगी। सर जी सबसे ज़्यादा कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास होता है, हाँ, सारा कंट्रोलिंग इसी के पास में है। वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन बढ़ा दिया, वैसोप्रेसिन क्या करेगा, अभी तो डीसीटी में बताया था ना, वैसोप्रेसिन पानी को खींचता है, यूरिन में पानी नहीं जाने देगा, खींच करके बॉडी में भेज देगा, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, वाटर का लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन हो गया, यूरिन कैसा हो गया, कंसंट्रेट, समझ रहे हैं, ये एडीएच के तरीके से। अब इसको दूसरा क्या है, लास्ट सिस्टम, इसको देख लीजिए, नोट हो गया है, हटा दें, इसका फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, बहुत बड़ा नाम है, देख रहे हैं, ठीक। ये कैसे काम करता है इसको समझने के पहले जो भी आपने कहा था कि एडी अपेंडिक्स क्या होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में भी देख लीजिए कि आपसे जो इस तरीके का लोबिक कैप्सूल समझे थे ना, इसमें अफ्रेंट आर्ट्रियोल आया, इसका निकल गया, ये फ्रंट निकल गया ना, अफ्रेंट और ये फ्रंट निकल, टीसीपी जो होता है इस तरीके से
यहाँ हम लोग डीसीटी को यहाँ समझा रहे थे। कहाँ समझ रहे थे? डीसीटी यहाँ नहीं होता है। डीसीटी पीछे से ऐसे घूम करके आता है कि इसके पास देखने को मिलेगा। डीसीटी कैसे मिलेगा? ये ऐसे टर्न होगा, डीसीटी जाकर के अंदर से यहाँ रहेगा। ये देखो डीसीटी एक्चुअली में यहाँ होता है। कहाँ होता है? वहाँ जहाँ पर ये दोनों यूनिट मिलती है वहीं पर डीसीटी घूम करके वहीं पर देखने को मिलता है। समझ में आया? तो यहाँ पर एक ऑपरेटस बनता है, इसी को आगे हम समझाएंगे क्या होता है ऑपरेटस। इससे बनता क्या है? इससे बनता रेनिन। क्या बनाता है ये ऑपरेटस? रेनिन बनाता है। ठीक, अब रेनिन और रेनिन में क्या अंतर होता है? RENIN और रेनिन में बताएगा तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस रेनिन एक एंजाइम एक हार्मोन है। रेनिन बच्चों में बनता है मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए। ये रेनिन एंजाइम डबल एन, ये रेनिन हार्मोन है ये जिस एपेटस से बनता है। ठीक है, हाँ वहाँ से बनेगा। किडनी से बनने वाला एक हार्मोन। किडनी में कहाँ से? जेजी एपेटस, हाँ सिंगल एन वाला। ठीक, तो ये देखिए ये वाला ओवरऑल हम यही देख रहे हैं। इन दोनों में आप ध्यान रखिएगा कि वाटर जैसी बॉडी में कम होगा ये तुरंत काम करना चालू कर देगा। ठीक है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर घटा, वैसे चीज यहाँ पर भी लिखाएंगे। ठीक है, कि बीपी घट गया और क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा या वाटर लॉस हो गया बॉडी से। क्या हो गया? वाटर लॉस हो गया या ब्लड लॉस हो गया, सब चीज देखी गई। अगर ये हुआ तो तुरंत आपकी किडनी जो होती है, किडनी उसका क्या चीज ना सीधे लिख दे रहा हूँ, जेजी एपेटस, जेजी एपेटस क्या करेगा? वो तुरंत बनाएगा रेनिन। रेनिन क्या है? हार्मोन। ठीक है, हार्मोन बनाना चालू कर देगा ये हार्मोन। अब ये रेनिन हार्मोन क्या करेगा? ये रेनिन हार्मोन हमारा जो लिवर होता है वो लिवर एक प्रोटीन को बनाता है, उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। जैसे पेप्सिन बनता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में। इनएक्टिव पेप्सिन कॉल्ड पेप्सिनोजन, इनएक्टिव एंजियोटेंसिन कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, ये बन रहा है लिवर से, ये पत्ते में बन रहा है। इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन में इसको बदला जाता है। होता तो ये है कि पहले एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है फिर सेकंड में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं एंजियोटेंसिन। ये एंजियोटेंसिनोजन है, एक एंजियोटेंसिन है। ठीक है, दोनों क्या है? प्रोटीन है। इसको कन्वर्ट कराने के लिए ये हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ये हार्मोन रहेगा तो ये कन्वर्शन होगा। जैसे ये बन जाएगा तुरंत क्या होगा? ये एड्रेनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर होती है, उससे ये सीधे लिख रहे हैं स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड को सिग्नल दे देगा किसके लिए? एल्डोस्टेरोन बनाने के लिए, एल्डोस्टेरोन। क्योंकि कंट्रोलिंग दो ही चीजों से समझ रहे हैं आप लोग। एक तो एटीएस से, डीसीटी में बताया था ना एक बार ना, एटीएस से वाटर खींचा जाएगा, एल्डोस्टेरोन से सॉल्ट खींचा जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ सॉल्ट खींचा जाएगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? देखिए 3 काम करता है। एक तो थर्स्ट को इंक्रीज कर देगा, प्यास बढ़ा देगा। जैसे सिग्नल भेजेगा, ये हार्मोन है, सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और हंगर सेंटर और थर्स्ट का सेंटर कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस के पास। प्यास और भूख का सेंटर नहीं होता है। तो जैसे शरीर में पानी की कमी होती है तुरंत वो सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और हंगर और थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगा। बहुत से 2 सेंटर तो ये हैं, टेम्परेचर मेंटेन करा बहुत काम करता है। ठीक है, थर्स्ट का सेंटर में थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी, प्यास, अब पानी पीने लग जाएंगे, बॉडी में वाटर की कमी पूरी हो रही है। दूसरा काम क्या हो रहा है? एक तो वाटर की कमी पानी से पूरा कराएगा, दूसरा पानी को लॉस कम करेगा। जो पानी लॉस होना चाहिए कहीं से उसको खींच करके बॉडी में वापस भेजेगा, क्योंकि ऑलरेडी पानी कम है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? ये डीसीटी पर के पास जाएगा। कहाँ? डीसीटी। और डीसीटी से क्या करेगा? ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव जो रीअब्जॉर्प्शन है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, समझ में आया?
और बीपी घटा हुआ था, बीपी को कैसे बढ़ाएगा? ब्लड वेसल्स को सपोर्ट देगा, खून की नलिकाओं को कैसे सपोर्ट देगा? सपोर्ट जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा काम करता है हार्ट के पास जाएगा, हार्ट वहाँ क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगे तो बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ने का मतलब वो बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल होगा। पहले घटा था, पहले वो घटा हुआ तो उसको बढ़ा करके वो नॉर्मल करेगा, बढ़ाएगा नहीं कि ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। घटे को नॉर्मल करेगा, बढ़ा करेगा। ठीक है, 3 तरीके से काम होगा। बचा हुआ है ये वाला, थोड़ा सा 2 लाइन में लिखा है, इसको अगली बार कर देंगे, तो अगली बार ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है।